चलिए, क्योंकि राव इंद्रजीत ने लगातार अपने घरों पर 2 बार कह सकते हैं 9 से 10 विधायक को बुलाए हैं और एक तरीके से ये बताया है कि आपकी जो सरकार है वो इन्हीं 10 विधायकों की वजह से, अगर ये विधायक बीजेपी से अलग हो जाते हैं तो यहाँ पर बीजेपी सरकार बनने से पहले राव इंद्रजीत से लेकर अनिल विज जिस तरह की जिद करके बैठे हैं वो अपने आप में कई तरह की चीज़ों को बताता है कि क्या वाकई में हरियाणा के अंदर बीजेपी के अंदर खलबली मची हुई है। 16 तारीख सीएम बनने की जो चाह है वो अनिल विज के अंदर भी दिखाई पड़ती है, राव इंद्रजीत के अंदर भी नजर आती है और इसी को लेकर बीजेपी के अंदर कशमकश का माहौल। हरियाणा में जीत के बाद भी भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से पार्टी के नेता लगातार बगावती तेवर दिखा रहे हैं, इससे साफ जाहिर होता है कि अब गृह मंत्री अमित शाह को कमान संभालनी होगी। जी हां, गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा फैसला लिया है। दरअसल सीएम चेहरे का चुनाव अब गृह मंत्री अमित शाह और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन सिंह यादव करते हुए नजर आएंगे। ऑब्जर्वर के तौर पर उन्हें नियुक्त किया गया है। बता दें कि जिस तरीके से सीएम पद को लेकर भारतीय जनता पार्टी में लगातार होड़ मची हुई है, एक तरफ नायब सिंह सैनी के चेहरे पर पहले ही भारतीय जनता पार्टी मुहर लगा चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद जिस तरीके से राव इंद्रजीत का शक्ति प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और जिस तरीके से अनिल विज बयानबाजी कर रही हैं, इससे साफ जाहिर होता है कि सूबे में भारतीय जनता पार्टी फंसती हुई नजर आ रही है। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ अमन सर मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम में। और जिस तरीके से सर देखा जाए तो हरियाणा में जीत के बाद भी भारतीय जनता पार्टी में लगातार जो उनके नेता हैं वो बगावती तेवर दिखाते हुए नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं पार्टी की स्थिति बेहद नाजुक मोड़ पे है। ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह को ऑब्जर्वर के तौर पर नियुक्त करना कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, बिल्कुल जाहिर बात है कि अमित शाह को अगर लेकर बात की जाए तो अमित शाह ने चुनाव होने से पहले ये बात कही थी कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अगुवाई में चुनाव लड़ा जाएगा। बीजेपी अगर सत्ता में आती है तो एक बार फिर नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। लेकिन शायद उस समय अमित शाह को उतना कॉन्फिडेंट नहीं रहा होगा, उतना आत्मविश्वास नहीं रहा होगा कि पार्टी सत्ता में एक बार फिर से आ सकती है। इसीलिए अगर अब हम पूरे माहौल को देखें तो यहाँ पर कई दावेदार निकल कर सामने आते हैं। आप देखिए, राव इंद्रजीत से लेकर अनिल विज जिस तरह की जिद करके बैठे हैं वो अपने आप में कई तरह की चीज़ों को बताता है कि क्या वाकई में हरियाणा के अंदर बीजेपी के अंदर खलबली मची हुई है। 16 तारीख को बैठक है जिसमें तमाम विधायक जो वो निकलकर सामने आएंगे, उसके बाद कोई विधायक दल का नेता चुना जाएगा। तो आप समझ रहे हैं कि जो नायब सिंह सैनी थे उनके ऊपर जो दाव लगाया था बीजेपी ने, वो भले ही उनके लिए प्लस साबित हुआ, लेकिन पार्टी के अंदर खाने में ये जो चीज़ है वो लोगों को रास नहीं आ रही। खासकर अनिल विज और राव इंद्रजीत की बात करें तो लगातार दोनों अपने अपने खेमे को मजबूत करके शक्ति प्रदर्शन करते हुए नजर आते हैं। सीएम बनने की जो चाह है वो अनिल विज के अंदर भी दिखाई पड़ती है, राव इंद्रजीत के अंदर भी नजर आती है और इसी को लेकर बीजेपी के अंदर कशमकश का माहौल है। तमाम तरह से ये बातें तो कही जा रही हैं कि भाई सब जो है 17 तारीख को जो है मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण समारोह होगा जिसमें पीएम मोदी आएंगे और इसके अलावा जितने भी राज्यों में बीजेपी की सरकार है उनके मुख्यमंत्री वहां पहुंचेंगे। लेकिन आखिर कौन सा दूल्हा होगा जिसके सर पर सेहरा बंधेगा, इसको लेकर अभी भी बीजेपी के अंदर कह सकते हैं कशमकश का माहौल है। एक दूसरे को लेकर लगातार बातें जो हो रही तो अभी भी कायम है। आप देखिए, जिस तरह राव इंद्रजीत ने कहा कि भाई हम 10 कह सकते हैं 11 में से जो 10 सीटें अहिरवाल बेल्ट की हैं वो हमने बीजेपी को लाकर दी। साउथ हरियाणा की बात करें तो तकरीबन आप देखिए कि लगभग 28 में 23 सीटें बीजेपी के खाते में लाकर दी हैं। इतनी सब चीज़ें होने के बाद भी राव इंद्रजीत कहते हैं कि क्या ये हक नहीं है साउथ हरियाणा के लोगों को कि उनकी तरफ का कोई चेहरा मुख्यमंत्री बनता हुआ नजर आए। तो ये साफ तरह का संकेत है कि वो भी मुख्यमंत्री बनने के पूरे और मजबूत तरीके से दावेदार हैं। इसीलिए अपने जो उन्होंने बात कही उससे पीछे नहीं हटना चाहते और लगातार अहिरवाल वो जो बेल्ट है उसके लिए यही कहते हुए नजर आते हैं कि भाई अगर बीजेपी को इन्होंने इतना सपोर्ट किया है तो मुख्यमंत्री इस तरफ से होना चाहिए। आप देखिए, 11 में से 10 विधायक चुने जाते हैं अहिरवाल कह सकते हैं बेल्ट से और ये ही सबसे बड़ी वजह है राव इंद्रजीत की कि भाई यहाँ पर अगर जो साउथ हरियाणा है और जो अहिरवाल बेल्ट है वो लगातार अगर बीजेपी का समर्थन कर रही है तो बीजेपी को भी चाहिए कि साउथ से या इस बेल्ट से कोई मुख्यमंत्री बने। वहीं अनिल विज की बात करें तो वो जिस कद के नेता हैं, 6 बार कह सकते हैं एमएलए हो चुके हैं, 2 बार महत्वपूर्ण पदों पर काम कर चुके हैं, स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं, इसके अलावा राज्य के गृह मंत्री रह चुके हैं। तो ऐसे में उनकी दावेदारी भी लगातार बढ़ती हुई दिखाई पड़ती है। आज भी उनकी मुलाकात जेपी नड्डा से होती है तो कयासबाजी शुरू हो जाती है कि क्या वो अब बीजेपी पे दबाव बनाते हुए नजर आते हैं, क्या बीजेपी के ऊपर एक तरीके से इस बात को लेकर प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं कि भाई
अगर मुख्यमंत्री किसी को बनाना है तो वो उनका नाम होना चाहिए, क्योंकि पहले भी इस बात को लेकर अनिल विज ने इच्छा जाहिर कर दी थी कि अगर मैं मुख्यमंत्री होता तो शायद हरियाणा आज और बेहतर हो गया होता। तो ये जो चीज़ें हैं ये बता रही हैं कि अनिल विज के अंदर की जो ख्वाहिश है वो अब कुलाचे मार के बाहर आ गई है। अब ऐसे में क्या बीजेपी इन दोनों बड़े दिग्गजों की बात सुनेगा या फिर नायब सिंह सैनी जिनके नाम पर चुनाव जीते हैं उनका नाम आगे बढ़ाता हुआ नजर आएगा? क्योंकि अगर ऐसा होता है तो आप मानकर चलिए, क्योंकि राव इंद्रजीत ने लगातार अपने घरों पर 2 बार कह सकते हैं 9 से 10 विधायक बुलाए हैं और एक तरीके से ये बताया है कि आपकी जो सरकार है वो इन्हीं 10 विधायकों की वजह से, अगर ये विधायक बीजेपी से अलग हो जाते हैं तो यहाँ पर बीजेपी सरकार बनने से पहले धराशायी हो सकती है। अच्छा सर, एक महत्वपूर्ण सवाल कि एक तरफ 9 से 10 विधायकों का राव इंद्रजीत के घर आना जाना और मीटिंग्स वगैरह, और दूसरी तरफ देखा जाए तो लगातार शपथ जो समारोह है उसकी तारीखों में बदलाव करना, क्या ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी की नीति है वो फंसती हुई नजर आ रही है, फेल होती हुई नजर आ रही है, खासतौर पर हरियाणा में? देखिए जाहिर बात है, क्योंकि मैंने शुरू में भी कहा कि जिस तरह से नायब सिंह सैनी के नाम पर चुनाव लड़ा गया और उस समय शायद किसी को इतना भरोसा नहीं होगा, इतना विश्वास नहीं होगा कि भाई हम नायब सिंह सैनी के नाम पर चुनाव जीत सकते हैं। आप देखिए यही वजह है कि 2014 में पीएम मोदी ने करीबन 10 से 12 रैलियां वहां पर की थी और कह सकते हैं एक दिन में तो 4-4 रैली उन्होंने संबोधित की थी हरियाणा के अंदर। लेकिन इस बार वैसा कह सकते हैं कि प्रचार प्रसार होता हुआ नजर नहीं आया और जिस तरह से लगातार एंटी इनकमेंसी की बात की जा रही थी, किसानों को मुद्दा था, जवानों को मुद्दा था, पहलवानों को मुद्दा था, तो एक हवा कहीं ना कहीं कहा जा सकता है बीजेपी के खिलाफ बनी हुई थी। भाई कांग्रेस पार्टी लगातार दावे कर रही थी कि भाई हम 50 से 60 सीटें जीतते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये तमाम जो बातें थी ये कुल मिलाकर बीजेपी को परेशान कर रही थी, इसीलिए उन्होंने नायब सिंह सैनी का नाम आगे बढ़ा दिया। लेकिन देखिए नाम आगे बढ़ाना और अब जबकि चुनाव वो जीत गए, क्योंकि अगर आपको याद हो शैलजा को लेकर बीजेपी ने ये कहा था कि क्या कोई दलित महिला सीएम नहीं बन सकती, क्या उनके ऊपर कह सकते हैं कांग्रेस पार्टी दाव नहीं लगा सकती, इस तरह की बातें शैलजा के पक्ष में कही गई। उस समय एक बार ऐसा भी लगा कि क्या शैलजा कांग्रेस पार्टी में शामिल हो सकती है। उसके अलावा अब जिस तरह से ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि भाई पटौदी जो कि ऐसी सीट थी वहां से बिमला चौधरी चुनाव जीतकर आती हैं, तो क्या बीजेपी अब एक महिला कह सकते हैं दलित महिला को क्या मुख्यमंत्री बनाएगी? तो यानी कई तरह के पेच है जहां पर बीजेपी फंसती हुई नजर आ रही है। वहीं अगर हम बात करें अनिल विज और राव इंद्रजीत की, तो वो तो पहले ही बीजेपी की परेशानी बढ़ा रहे हैं और 9 से 10 लगातार जिस तरह से विधायक घर पे नजर आते हैं राव इंद्रजीत के, वो ये बताते हैं कि किस तरह से वो अपना शक्ति प्रदर्शन एक तरीके से बड़ी ताकत जो है बीजेपी के सामने अपनी दिखाते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर आपने मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनाया तो फिर यहां से मैं कोई बड़ा स्टेप ले सकता हूं। और दूसरी बड़ी बात की राव इंद्रजीत 2013 में कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल होते हैं और जब से बीजेपी में शामिल हुए लगातार बीजेपी की सरकारें बनती हुई नजर आती हैं। आप देखिए 2014 की बात करें सरकार बीजेपी की बनती है, 19 में बीजेपी की बनती है और 2024 में भी बीजेपी की सरकार बनती है। और इस बार जैसे ही बहुमत मिलता है राव इंद्रजीत कहते हैं कि भाई जो बीजेपी सरकार तीसरी बार बन रही है उसमें अहिरवाल जो बेल्ट है उसका बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि 11 में से 10 सीटें हमने बीजेपी को जीत कर दी हैं। तो ये तमाम जो चीज़ें ये कहीं ना कहीं इशारा कर रही हैं कि राव इंद्रजीत अपनी जो दावेदारी है उसको पुख्ता और मजबूत करना चाहते हैं। इसीलिए आप देखिए आपने जो तारीखों का ऐलान का जिक्र किया, आप देखिए शुरू में कहा जा रहा था 8 तारीख को कह सकते हैं कि परिणाम सामने आ गए, शाम होते होते पता लग गया कि बीजेपी पावर में आ गई, 47-48 सीटें उनको मिल गई हैं। तब लगातार ये बात कही गई कि भाई 12 तारीख दशहरे के दिन बीजेपी जो है शपथ ग्रहण समारोह करेगी, मुख्यमंत्री को शपथ दिलाई जाएगी। लेकिन एक दिन बीतने के बाद ये तारीख जो है 12 से खिसककर आगे बढ़ जाती है 15। उसके बाद फिर एक दिन के बाद ये बात आती है कि 15 नहीं 17 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह। देखिए तारीख पे तारीख जिस तरह से बीजेपी की तरफ से दी जा रही है तो आप ये मानकर चलिए कि अंदर खाने में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। और यहाँ पर जो सीनियर लीडर हैं अगर वो बीजेपी जो आला कमान लगातार बात भी कर रहा है और उनकी बात नहीं माने तो यहाँ बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलें खड़ी होती हुई नजर आ सकती है। राव इंद्रजीत कांग्रेस के बड़े नेता भी रहे हैं और जाहिर सी बात है उनको लेकर ये कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद वो कांग्रेस का साथ जो है दे सकते हैं। क्या लगता है कितनी संभावना है? देखिए संभावना तो हमेशा बनी रहती है राजनीति में। आप देखिए ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कांग्रेस पार्टी के सबसे मजबूत नेता थे वो बीजेपी में चले जाते हैं, 22-23 कैसे विधायकों को लेकर और सरकार अपनी गिराकर बीजेपी की सरकार बनवा देते हैं। तो संभावनाएं कभी खत्म नहीं होती। अगर आप दूसरे की मंशाओं पे खरा नहीं उतरते, उम्मीदों पे खरा नहीं उतरते, कहीं ना कहीं कह सकते हैं दूसरा व्यक्ति फिर अपनी राह कहीं ना कहीं अलग बनाता हुआ नजर आ सकता है। और कयास मुझे भी इस बात को लेकर लगातार जो कह सकते हैं बहुत सारे दर्शक कमेंट कर रहे हैं कि राव इंद्रजीत को वापस जो है कह सकते हैं कांग्रेस में शामिल हो जाना चाहिए अपने 9-10 विधायक लेकर, क्योंकि वो
वो बार बार 9-10 का आंकड़ा कहीं ना कहीं बता रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर 10 बीजेपी से निकलते हैं तो बीजेपी का 38 बन जाता है आंकड़ा, और वहीं अगर ये 10 कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं तो कांग्रेस का 47-48 बनता हुआ नजर आए। जो पावर में अभी नजर आती है वो फिर एकदम से सत्ता विहीन हो जाएगी या विपक्ष में आने को मजबूर हो जाएगी। वहीं जो इस समय विपक्ष में दिखाई पड़ रहे हैं वो सत्ता में आते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन सारा का सारा जो दारोमदार है, पूरे का पूरा जो सियासी खेल है, अब वो राव इंद्रजीत के ऊपर आकर टिक गया है कि वो क्या फैसला करते हुए नजर आ सकते हैं। इसके अलावा अनिल विज जो लगातार अपनी मांग को आगे बढ़ा रहे हैं, कभी जेपी नड्डा से मिलते हैं, कभी किसी और से मिलते हैं। नायब सिंह सैनी के बारे में आप देखिए, लगातार दिल्ली से हरियाणा, हरियाणा से दिल्ली के चक्कर वो काटते हुए नजर आते हैं। तो कई तरह के कह सकते हैं कि ये जो दौर है, कयासबाजियों का दौर है, कई तरह के नाम निकलकर सामने आ रहे हैं। अब आखिर में क्या बीजेपी क्या नायब सिंह सैनी के नाम पर मोहर लगाने वाली है, क्योंकि अभी तक ये कंफर्मेशन नहीं है। खुद नायब सिंह सैनी कहते हैं कि आलाकमान इसका फैसला करेगा, और अब जब बाकी नेताओं से पूछा जाता है, बाकी नेताओं की बात की जाती है, तो सब अपने दावे करते हुए नजर आते हैं। इसीलिए 16 तारीख को मीटिंग है, यहाँ पर कोई एक नाम चुना जाएगा, यानी कि नायब सिंह सैनी का नाम पुख्ता तौर पे कह सकते हैं अभी नहीं है। ऐसे में हो सकता है कि कोई चौथा बाजी मारता हुआ नजर ना आ जाए। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने कई बार अपने फैसले से चौंकाया है, चाहे वो मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन सिंह यादव को बनाने की बात हो या फिर राजस्थान में भजन लाल शर्मा। ये तमाम जो चेहरे हैं वो कहीं ना कहीं जनता की नज़र से दूर थे, और तमाम मीडिया खबर में लगातार ये चल रही थी कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी बड़े चेहरे को मौका देगी। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी अपने फैसलों को लेकर चौंकाने के लिए जानी जाती है, क्या वाकई में अब हरियाणा में कुछ बड़ा खेल होता हुआ नजर आएगा? क्योंकि अब इसकी कमान खुद गृह मंत्री अमित शाह ने अपने हाथ में ले ली है, और गृह मंत्री अमित शाह को बीजेपी का चाणक्य कहा जाता है। तो क्या चाणक्य अब कोई बड़ा खेल करने वाले हैं हरियाणा में? क्या वो राव इंद्रजीत और अनिल विज को अब कहीं ना कहीं अपने साथ रख पाएंगे? क्योंकि जिस तरीके से बगावती तेवर लगातार दोनों ही नेताओं के द्वारा दिखाए जा रहे हैं, बयानबाजियां हो रही हैं, जाहिर सी बात है कि पार्टी के अंदर कहीं ना कहीं वो तमाम चीजें सही नहीं है जिसकी बदौलत सरकार को आगे बढ़ाया जा सके। फिलहाल आपकी क्या कुछ राय है इस प्रोग्राम को लेकर, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहना नेक्स्ट पॉलिटिकल बाइट के साथ।